दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज की डेट है 25 अगस्त 2023। आज की इस वीडियो में हम 24 और 25 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं प्रीलिम्स मंत्रा की। इस पहले आर्टिकल में हम बात करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने लैंडिंग की है मून के सरफेस के ऊपर। अब एक चीज यहां आपको याद रखनी है, भारत से पहले यूएसएसआर इस चीज को हासिल कर पाया, यूएसए और चाइना। अब यहां जो हमने जिस एरिया में लैंडिंग की है दैट इज सदर्न पोल। ऐसा करने वाले हम दुनिया के पहले देश हैं। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो साउथ पोल है वो अर्थ के ऊपर से आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मून का एक ही साइड अर्थ के ऊपर से विजिबल है। तो इस वजह से यहां पर लैंडिंग थोड़ी मुश्किल थी। यह माना जाता है क्योंकि ये आपकी जो साइड है वो कम एक्सपोज्ड है, तो यहां पर आपको फ्रोजन वाटर के रिसोर्सेज मिल सकते हैं। साथ के साथ फ्यूचर में जो हमारे मिशन रहेंगे, स्पेस मिशन, उनके लिए काफी कारगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएगा, क्योंकि यहां पर हम लूनर सरफेस के केमिकल कॉम्पोजिशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि उसको हम समझ सकें। तो इसके लिए हमने एक 6 व्हील का रोवर बनाया है जिसमें 2 इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं। इन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम केमिकल कॉम्पोजिशन को जानने की कोशिश करेंगे लूनर सरफेस की। ये ऑपरेट करेगा आपके एक लूनर डे के लिए। अर्थ के अकॉर्डिंगली 14 दिन के बराबर रहेगा, जिससे हम एलिमेंट एनालिसिस करना चाहते हैं लूनर सॉइल की और रॉक्स की। अब इस रोवर का नाम क्या है? इस रोवर का नाम है प्रज्ञान। आपको याद रखना है, हो सकता है यूपीएससी आपको इसके बारे में पूछ ले। देन लैंडर के बारे में भी एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। इसमें 4 इंस्ट्रूमेंट डालेंगे जिससे हम केमिकल, थर्मल और सिस्मिक मेजरमेंट करेंगे लूनर सरफेस की। अब ये जो आपका लैंडर है इसका नाम है विक्रम, जो कि विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया। अब इसके अलावा, इन दोनों के अलावा आपके पास एक प्रोपोर्शनल मॉड्यूल भी है जो कि इनके साथ कनेक्ट करेगा, इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, और ये अर्थ के साथ जो आपका बेंगलुरु स्टेशन है उसके साथ इन इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेगा। इन दोनों ही लैंडर और रोवर में कैमरा लगे हुए हैं। इससे हम कहीं ना कहीं लूनर सरफेस को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब यहां एक चीज आपको और याद रखनी है, इस आर्टिकल में बात की गई आदित्य L1 के बारे में भी। आदित्य L1 क्या है? देखिए, ये हम सन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, मतलब सन को समझना चाहते हैं। तो इसके लिए हम L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट 1 के ऊपर एक सैटेलाइट को प्लेस करेंगे जो कि कंटिन्यूसली सन को ऑब्जर्व कर पाए। अब ये लैग्रेंज पॉइंट क्या होते हैं? जैसे मान लो 2 सेलेस्टियल बॉडी हैं, इनके बीच में 5 ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर इन दोनों की ग्रेविटी वर्क नहीं करती है, मतलब मिनिमम ग्रेविटी लगती है। यहां पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी रख सकते हैं। तो ये लैग्रेंज पॉइंट, ये मान लो सन है और ये अर्थ है, तो इनके बीच में ये पॉइंट, इसको कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट 1। इसके अलावा 2, 3 और ये 4 और ये 5। तो ये 5 पॉइंट्स हैं ऐसे। बट ये जो आपका L1 है ये हमारे को बेटर पिक्चर प्रोवाइड कर सकता है। तो इससे हम सोलर फ्लेयर के बारे में अपनी इंफॉर्मेशन और ज़्यादा दुरुस्त करेंगे। जो क्रोमेटोस्फेयर है सन का, उसके बारे में अपनी इंफॉर्मेशन को और बेटर करेंगे। तो यहां पर हमारा फोकस इस चीज के ऊपर रहेगा। तो इस टॉपिक में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे सोशल वेलफेयर स्कीम के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये किस तरह की स्कीम्स होती हैं। जैसे ओल्ड एज पे पेंशन देते हैं कई गाँवों में, कई कस्बों में, ये आपकी सोशल वेलफेयर स्कीम के अंडर आती है। जैसे डिसेबिलिटीज के केस में पेंशन दी जाती है, विडोज को पेंशन दी जाती है। तो यहां सोशल वेलफेयर के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि लास्ट 10 सालों में आपको यह देखने को मिलता है कि 4 लाख करोड़ रुपए इनमें निवेश किया गया है। और ये महज 11 स्टेट की हम बात कर रहे हैं। अभी जो 11 स्टेट हैं, जो स्टेट जीडीपी है, इसका ये लगभग 75 से 80% को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां यह बताया जा रहा है कि 2024 में इन सोशल वेलफेयर स्कीम में लगभग 1.7% का आपको इंक्रीमेंट और देखने को मिलेगा। मतलब हम और ज्यादा पैसा इसमें निवेश करने वाले हैं। अब इसमें एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने के पीछे बहुत से कारण हैं। जैसे आप देखिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है कुछ टारगेटेड डेमोग्राफिक्स को। उसके अलावा इलेक्शन की कमिटमेंट है। जैसा आपने देखा होगा, दिल्ली के अंदर फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है या फ्री वाटर सप्लाई दी जाती है। तो ये भी आपकी इलेक्शन कमिटमेंट है और ये भी सोशल वेलफेयर के अंदर आता है। इसमें और क्या चीजें आ सकती हैं? जैसे कैश इंसेंटिव्स हो सकते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफर्स हो सकते हैं, या आप किसी को पेंशन दे रहे हैं, या हाउस होल्ड को कुछ गुड्स दे रहे हैं। ये सभी सोशल वेलफेयर के अंडर आते हैं। जैसे पीडीएस स्कीम के अंडर आपने देखा होगा, हम राशन प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी सोशल वेलफेयर की स्कीम है। इसमें हम किसी भी तरह की स्पेंडिंग को इंक्लूड नहीं करते हैं जो कि एजुकेशन के ऊपर की गई हो, एग्रीकल्चर के ऊपर की गई हो, पब्लिक हेल्थ के ऊपर की गई हो, या आपके बजट के अलावा कोई आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, उनको यहां पर आप काउंट नहीं करते हैं। तो यहां पर ये अच्छी बात है वैसे तो सोशल वेलफेयर स्कीम में भारत का निवेश, बट कुछ इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं।
कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पे यहाँ पर गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो बढ़ते हैं और ये नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, तो इससे आपको ज़्यादा फायदा भी नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको इतना ही याद रखना है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में, जो कि सेंटर ये कह रहा है कि भाई आपको अप्लाई करना है अपनी स्टेट में, बट ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। ये एक तरह का आप ये कह सकते हैं कि नॉन बाइंडिंग गाइडलाइंस है जो कि स्टेट को देगी है, और स्टेट यहां पर इन्हें अडॉप्ट करे या ना करे ये उनके ऊपर है। कहा यह जा रहा है कि आपको 9वीं से 10वीं क्लास के बीच में 3 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करना होगा, जिसमें से एटलीस्ट जो 2 हैं वो नेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए। जैसे हिंदी हो सकती है और एक तमिल हो सकती है, या कन्नड़ हो सकती है, या मलयालम हो सकती है। अब अगर कोई बच्चा 11वीं क्लास में है तो 11वीं क्लास में एटलीस्ट उसे एक नेटिव लैंग्वेज को पढ़ना होगा। अब यहां एक बात और भी कही जाती है कि जो क्लास 12वीं है इसके अंदर हम लॉन्ग टर्म के अंदर लेके आ रहे हैं सेमेस्टर सिस्टम, यानी साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट होंगे 12वीं क्लास के लिए। अब इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, दैट इज के कस्तूरी रंगन कमेटी, जो कि आपके इसरो के चीफ थे। इन्होंने ये फाइनल ड्राफ्ट आपका प्रिपेयर किया। और यहां पर 2 बातें और याद रखनी है आपने। देखिए, एक बात होती है कि आप साइंस स्ट्रीम में हो, कॉमर्स स्ट्रीम में हो, आर्ट स्ट्रीम में हो, आपको उसके अकॉर्डिंगली ही सब्जेक्ट लेने होते थे। बट अब ये बाउंड्री कहीं ना कहीं खत्म कर दी गई है। ये जो रिजिड बाउंड्री हुआ करती थी इसे खत्म कर दिया गया है। जहां पर आप आर्ट्स ले रहे हैं तो इसके साथ कुछ अगर आप साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। और एक बात ये कही जा रही है कि क्लास 12th में है अगर कोई बच्चा तो मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट ले सकता है। वैसे अभी तक 6 सब्जेक्ट का प्रावधान रहा है। तो यहां पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम लोकेशन जानेंगे पेरू की। चाइना यहां पर कैनकी एरिया में एक पोर्ट डेवलप कर रहा है, पोर्ट ऑफ कैनकी के नाम से। कई बार इसे चैंकी के नाम से भी बुलाया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए पेरू के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो नॉर्थ में इक्वाडोर और कोलंबिया आ जाती है आपकी। ईस्टर्न साइड पे ये ब्राजील और बोलीविया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, और सदर्न साइड में चाइल के साथ। यहां पर आपको एक वाटर बॉडी देखने को मिलती है जिसका नाम है पैसिफिक ओशन। तो इस मैप वर्क में आपको इतना ही याद रखना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे ब्रिक्स के बारे में। देखिए, ब्रिक्स जो टर्म है ये जिम ओनिल ने दी थी 2001 में। 2001 में इस टर्म को देने के बाद 2006 में इसके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो मिले इन कंट्रीज के, और जिसके बाद से एक्चुअल में आपकी ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना की एक ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद 2010 में इस ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है आपका साउथ अफ्रीका, जिसके बाद ब्रिक्स इसका नाम पड़ जाता है। इस साल ये कहा जाता है कि 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं ब्रिक्स को स्टार्ट हुए। अब यहां पर इसका नाम अलग से प्रोनाउंस किया गया है, जहां पर कहा गया है कि बी का मतलब है ब्रेकिंग बैरियर्स, आर स्टैंड्स फॉर रिवाइटलाइजिंग इकोनॉमीज, आई फॉर इंस्पायरिंग इनोवेशन, सी फॉर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी एंड एस फॉर शेपिंग फ्यूचर। यहां कहा जाता है कि ब्रिक्स का मतलब यह है कि हम कैसे बिल्ड करें एक रिस्पॉन्सिव, इंक्लूसिव एंड कलेक्टिव सोल्यूशन फॉर द वर्ल्ड। अब भारत ने यहां पर एक बात का समर्थन किया है कि हमें ब्रिक्स को एक्सपैंड करना चाहिए, बट ये जो एक्सपेंशन है ये कंसेंसस बेसिस पे होना चाहिए कि किस तरह से कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए, कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया होने चाहिए जिसकी वजह से आप नई कंट्रीज को इसमें मेंबर्स बना सकें। अब ये जो ब्रिक्स की डेफिनेशन है ये 2016 की चेयरमैनशिप के दौरान दी थी भारत ने। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको कुछ और चीजें भी पता होनी चाहिए, जैसे ऑलमोस्ट 41% ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, 24% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड 16% ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। भारत के पास इसकी लास्ट प्रेसिडेंसी रही थी 2021 में। अब यहां आपको पता होना चाहिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में, जो कि आपका शंघाई में लोकेटेड है। शंघाई एक इंपॉर्टेंट एरिया है चाइना का, आपको थोड़ा उसके बारे में पता होना चाहिए। एक कंटीजेंसी रिजर्व बनाया गया था 2014 में ही। अब इसका एम क्या था कि कैसे हम शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट के प्रेशर को रिड्यूस कर सकें इन ब्रिक्स देशों में। यहां पर हम फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है उसको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं इन ब्रिक्स देशों में। अब आपने रिसेंट टाइम में एक टर्म सुनी होगी स्विफ्ट। स्विफ्ट जो है ये एक इंटरनेशनल पेमेंट मोड है, आप ये कह सकते हैं कि एक पेमेंट सिस्टम है जिसको यूज करते हैं हम, जैसे इंडिया ने पेमेंट करनी है कोई यूएसए को, उसके लिए। अब इसके ऑल्टरनेटिव को क्रिएट करने के लिए इन्होंने कमिटमेंट की थी। साथ के साथ कस्टम एग्रीमेंट हो रखा है जहां पर ये आपस में कैसे कोऑर्डिनेट और ईज कर सकते हैं ट्रेडिंग को, इसके ऊपर फोकस किया गया है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को भी लॉन्च करने की बात की गई है। यहाँ 6 टोटल सैटेलाइट लॉन्च की जाएंगी, जिसमें से 2 भारत करेगा, इसके अलावा 2 चाइना करेगा, एक आपका ब्राजील और चाइना मिलकर करेगा, और एक रशिया खुद करेगा।
तो टोटल ये 6 सैटेलाइट यहां पर लॉन्च होनी है। अब आज के न्यूज़पेपर में भी ब्रिक्स के बारे में बात थी, जहां पर यह बताया जा रहा है कि अब ब्रिक्स में 11 देश हो चुके हैं। मतलब 2010 में जो आपका साउथ अफ्रीका आया था वो लास्ट देश था। अब इसके बाद कुछ नए देश ऐड किए गए, जैसे एशिया से आपकी 4 कंट्रीज को इंक्लूड किया गया, जिसमें सऊदी अरेबिया आ जाता है, ईरान आ जाता है, इजिप्ट आ जाता है एंड आपका यूएई आ जाता है। अफ्रीका से इथोपिया एंड साउथ अमेरिका से अर्जेंटीना। लगभग 25 कंट्रीज ने इसके लिए अप्लाई किया था मेंबरशिप के लिए, और भारत ने भी इन सभी कंट्रीज के लिए सपोर्ट किया था। बट अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये फुल टाइम मेंबर बन जाएंगे 2024 में जनवरी में। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही याद रखना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे अस्त्रा और तेजस के बारे में। देखिए, अस्त्रा एक आपका मिसाइल सिस्टम है जो कि एयर टू एयर मात करता है। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज आपकी एक मिसाइल है जिसे डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था 2000 के आसपास, जहां पर हम ये चाहते थे कि हम बियॉन्ड विजुअल रेंज दैट इज 200 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड कुछ मिसाइल सिस्टम को डेवलप कर सकें। अगर इस मिसाइल सिस्टम की रेंज की बात की जाए तो मार्क 1 में कैपेबिलिटी आपको 100 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है और मार्क 2 में 150 किलोमीटर के आसपास। अगर बात की जाए तेजस की, तो ये मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि इंडिजिनियसली बिल्ट किया गया है। इसमें आपकी 8 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स को आप साइमल्टेनियसली रख सकते हैं। लगभग इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी, वेपन कैरिंग कैपेसिटी है, वो 6.5 टन के आसपास है। इसने रिप्लेस किया है जैसे जैगवार को, आपके मिग 29 थे, इन विमानों को। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन यूज किया गया, दैट इज GE414। तेजस आपका लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसके स्टार्टिंग की गई थी 1984 में, ऑल्दो अभी ये रिसेंट टाइम में ही आपका इंडक्ट किया गया है। तो इसके बारे में आपको इतना ही याद रखना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे डिफेंस एक्विजिशन कमेटी के बारे में, जिसे हेड करते हैं आपके डिफेंस मिनिस्टर, जो कि अभी है राजनाथ सिंह जी। इसमें डिसीजन लिया गया है कि भाई हम कुछ नेवी के हेलीकॉप्टर्स को प्रिक्योर करेंगे, कुछ वेपन जो नेवी के लिए ज़रूरत है उनको प्रिक्योर करेंगे। अब यहाँ जो हेलीकॉप्टर प्रिक्योर किया जा रहा है दैट इज Mi-75VS। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स को भी हम प्रिक्योर करेंगे, जिससे जो पायलट्स हैं इनकी सर्वाइवेबिलिटी इंक्रीज होती है। लाइट मशीन गन्स और ग्राउंड बेस्ड ऑटोनॉमस सिस्टम्स को भी यहाँ पर प्रिक्योर किया जाएगा। डिफेंस एक्विजिशन कमेटी की बात की जाए, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2001 में कारगिल वॉर के बाद, और इसके लिए रिकमेंड किया था आपकी रिफॉर्म द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम इस कमेटी ने। ये आपकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। ये किस तरह की हमारी न्यू पॉलिसीज रहेंगी, क्या हम कैपिटल एक्विजिशन करेंगे, तीनों सर्विसेज के लिए और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, ये इस चीज़ में डील करती है। अच्छा, एक शायद मैं गलती से यहाँ पर 17VS बोल गया हूँ, ये V5 है, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट के बारे में। इसकी की फाइंडिंग में कुछ इस तरह से बताया जाता है कि जो भी लोग हॉस्पिटलाइज हुए थे कोविड-19 के कारण, उनमें से लगभग साल के अंदर 6.5 लोगों की डेथ हो गई। इसके अलावा जिन्होंने भी कुछ कोविड कंडीशंस को फेस किया था, उनमें से 17.1% लोगों की डेथ हुई है, जो कि थोड़ा 3 टाइम ज़्यादा है, जो कि आपने हॉस्पिटलाइज होने के बाद केसेस में देखी है। जिन्होंने भी सिंगल डोज ली है कोविड-19 की, उसमें जो डेथ के चांसेस है या इन्फेक्शन के चांसेस है वो बहुत कम है, दैट इज अराउंड 60%। उनमें कम रिस्क देखने को मिला है। इसके अलावा कुछ हायर रिस्क मोर्टेलिटी का आपको देखने को मिला उन कंडीशंस में जहां पर किसी इंसान को, जैसे मान लीजिए कोई हार्ट कंडीशन है या कोई पहले से बीमारी है, उनके केस में ये 9 टाइम ज़्यादा आपको देखने को मिली है। मेल्स में डेथ के चांसेस 1.3% ज़्यादा थे। अगर बात की जाए जो लोग 60 से ज़्यादा उम्र के हैं, उनके डेथ के चांसेस 2.5 गुना ज़्यादा थे। साथ के साथ बच्चों के केस में अगर बात की जाए तो 5.6 टाइम ज़्यादा यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिली है डेथ की। अब देखिए, कोविड-19 की कंडीशन के बारे में कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं दी गई है आपके ICMR के द्वारा, बट ये कहा जाता है कि इसमें फटीग देखने को मिलती है, ब्रेथलेसनेस देखने को मिलती है, लोगों में लाइक ब्रेन फॉग देखने को मिलता है और उनको कंसंट्रेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो ये कुछ कंडीशंस है कोविड-19 की जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे CME के बारे में, यानी कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, जिसे स्टैब्लिश किया गया था 1948 में पूना में। यह हमारा प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्म फोर्सेस के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सभी रैंक्स के जो ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे आर्मी के, नेवी के या एयरफोर्स के, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके भी कुछ लोगों को यहाँ पर ट्रेन किया जाता है। अभी हाल फिलहाल में इसने एक बहुत बढ़िया काम किया है।
देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हम बहुत से एफर्ट करते हैं। इसी में इन्होंने भी एक एफर्ट किया है। इन्होंने 7 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट बनाया। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हमने पहली बार ऐसा किया है कि जो गार्सन एरिया होता है, जहाँ पर मिलिट्री आपकी रहती है, उस एरिया को कार्बन नेगेटिव किया है। इसको 2 फेज़ में डेवलप किया गया, जहाँ पर फेज़ 1 में 2021 में जो कंप्लीट हुआ था, 2 मेगावाट के हमने सोलर पावर प्लांट लगाए थे। इसके बाद 2023 में ये बढ़कर 7 मेगावाट हो गया, यानी 5 मेगावाट हमने और जोड़ दिया। तो इसके बारे में आपको इतना ही याद रखना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे IRDAI के बारे में, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने अभी एक गाइडलाइंस इशू की है कि मान लीजिए कोई फॉरेन इंश्योरेंस ब्रांच है। पहले ये कहा जाता था कि इन्हें 100 करोड़ का निवेश करना होता है, यानी कुछ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है 100 करोड़ की इनकी, जो भी यहाँ पर भारत के अंदर इंश्योरेंस बिजनेस में आना चाहते हैं। अब इसे घटाकर 50 करोड़ कर दी गई है। इसे करने के पीछे कारण ये है कि हम चाहते हैं कि इंडिया को हम ग्लोबल री इंश्योरेंस का हब बना सकें। अब यहाँ पर हम और ज़्यादा क्लैरिटी और इफेक्टिवनेस लाना चाहते हैं अपनी पॉलिसी में, इसी वजह से ये किया गया है। आने वाले समय में इस प्रोग्राम के अंदर हम और ज़्यादा फॉर्मेट को सिंप्लीफाई करेंगे और रेगुलेटरी रिपोर्ट्स जो हैं उन्हें रैशनलाइज करेंगे। अब इसमें हमारा टारगेट ये है कि कैसे हम स्ट्रीमलाइन हार्मोनाइज कर सके अपने रेगुलेशंस को, ओवरऑल जो हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके ये री इंश्योरेंस सेक्टर की, और टेक्निकल एक्सपर्टीज को हम और ज़्यादा बढ़ा सके भारत के अंदर। इससे हम एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं एक्सीलेंस और इनोवेशन का भारत के अंदर। अगर बात की जाए क्रॉस बॉर्डर री इंश्योरेंस, यहाँ पर एक टर्म यूज़ की गई है, ये क्या है? तो आपको याद रखना है कि मान लीजिए एक कंपनी है XYZ, ये भारत के अंदर अपना कोई ऑफिस नहीं खोलना चाहती है, ये चाहते हैं कि ये फॉरेन सॉइल से ही ऑपरेट करे। तो इस केस में इनको कहा जाता है कि आप ब्रोकर के थ्रू कर सकते हैं ये काम, और नॉर्मली ये चीप प्राइस पे भी इंश्योरेंस दे देती हैं। बट इन्हें ये कहा गया कि आपको 50% जो प्रीमियम है वो प्रीमियम डिपॉजिट करके रखना होगा, जिसे आप एक डेजिग्नेटेड एस्क्रो अकाउंट में रखेंगे, और इससे आप निवेश कर सकेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। मेजॉरिटी जो निवेश रहेगा वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रहेगा। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करना, तो आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ UPSC मंच, या आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा इस QR कोड को स्कैन करके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।